मांग के नियम को भलीभांति समझने के लिए हमें मांग की तालिका या मांग की सारणी को समझना चाहिए। किसी वस्तु विशेष की किसी समय अवधि में विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को एक तालिका के रूप में प्रकट करने को मांग की तालिका कहते हैं। बेनम के शब्दों में किसी बाजार में एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं मांगी जाती है। इन्हें एक तालिका में लिखा जाए तो वह मांग की तालिका के नाम से जानी जाती है। मांग की तालिका मूल्य एवं मांगी गई मात्रा में कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। मांग की तालिका दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग तालिका एवं दूसरी बाजार की मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका के बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे। ये मांग की तालिका इस बात की जानकारी देती है कि एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति विभिन्न मूल्यों पर वस्तु विशेष की कितनी मात्रा मांगता है, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि तालिका में दिए हुए मूल्य वास्तव में प्रचलित हैं और उन मूल्यों पर विभिन्न मात्राओं में वस्तु का क्रय किया जाता है। इस तालिका का निर्माण तो उस व्यक्ति विशेष की भूतकालीन प्रतिक्रियाओं की जानकारी के आधार पर किया जाता है, परंतु वर्तमान में यह संभव है कि उसकी आय, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन हो गया हो, इसलिए वर्तमान मांग की तालिका भूतकाल की अपेक्षा भिन्न हो सकती है। राम नामक व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग तालिका को हम निम्न विशेष उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रति किलो मूल्य 2.5 रुपये, 2 रुपये, 1.5 रुपया और 1 रुपया। मांगी गई मात्रा प्रति सप्ताह किलोग्राम में 5, 7, 10 और 15। अर्थात ये तालिका हमें ये बताती है कि राम अगर 2.5 रुपये प्रति किलो मूल्य है तो 5 किलोग्राम खरीदने को तत्पर है। 2 रुपये मूल्य है तो 7 किलोग्राम खरीदने को तत्पर है। 1.5 रुपया मूल्य है तो 10 किलोग्राम खरीदने को तत्पर है और 1 रुपया अगर मूल्य है तो 15 किलोग्राम प्रति सप्ताह मात्रा खरीदने को है। इस प्रकार की उसकी जो मात्रा है उनको एक सारणी में प्रकट करना, प्रस्तुत करना, लिखना, वो एक मांग सारणी, डिमांड शेड्यूल के नाम से जानी जाएगी। मांग तालिका कह सकते हैं उसको या सारणी कह सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा है बाजार की मांग तालिका। किसी वस्तु विशेष के बाजार के समस्त क्रेताओं की व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग ही बाजार मांग तालिका कहलाता है। बाजार मांग तालिका को एक विशेष उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं। राम, श्याम और मोहन, ये 3 व्यक्ति हैं और ABCDE 3 अवस्थाएं हैं बाजार की स्थिति है, जो 3 तरह के मूल्य हैं। संतरों का प्रति दर्जन मूल्य 10, 8, 6, 4, 3 रुपये प्रति दर्जन जो है मूल्य हैं। अब संतरों की जो मांग है राम, श्याम और मोहन, वो इस प्रकार से करेंगे 5, 6, 7, 8, 9। ये राम की है। श्याम की जो है 4, 5, 6, 7, 8 और मोहन की जो मात्रा है वो है 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार बाजार की तीनों उपभोक्ताओं की कुल मांग दर्जनों में 15, 18, 21, 24, 27। तो इस प्रकार जो है ये आपकी जो है बाजार मांग तालिका हो गई है। तो अगर सभी व्यक्तिगत जो उपभोक्ता हैं उनको अगर हम संयुक्त रूप से जोड़ करके अगर देखें तो वो बाजार मांग तालिका तैयार हो जाती है। मांग तालिका के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम देख लें ताकि हम मांग के नियम को भलीभांति समझ पाएँ। पहला है, मांग तालिका का निर्माण अन्य बातों के समान रहने की मान्यता के आधार पर किया जाता है, अर्थात उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि को स्थिर मान लिया जाता है।
केवल वस्तु विशेष का मूल्य ही परिवर्तनशील माना जाता है, परंतु वास्तविक जीवन में अन्य बातें समान नहीं रहती हैं। दूसरा, मांग तालिकाएं अनुमानित एवं काल्पनिक होती हैं। वास्तविक मांग तालिकाओं का निर्माण कठिन होता है क्योंकि बाजार में मिलने वाली एक ही वस्तु रूप, रंग, किस्म आदि में भिन्न हो सकती है, जो व्यक्तिगत रुचि को प्रभावित करके मांग को भी प्रभावित कर देती है। व्यक्तिगत मांग तालिकाएं एवं बाजार मांग तालिकाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तीसरा है, व्यक्तिगत मांग तालिका की अपेक्षा बाजार मांग तालिका अधिक निरंतर एवं सरल होती है। एक व्यक्ति विशेष के व्यवहार में बहुत अधिक अनियमितताएं हो सकती हैं, जबकि बाजार की मांग तालिका में ये अनियमितताएं बहुत अधिक क्रेताओं के होने के कारण समतल हो जाती हैं। नेक्स्ट है, मांग तालिकाएं समय तत्व से प्रभावित होती हैं। यदि उपभोक्ता को अपनी मांग को समायोजित करने के लिए अधिक समय मिल जाता है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होती है, जबकि अति अल्पकाल में मांग प्राय कम लोचदार होती है। नेक्स्ट है, बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, अतः सभी क्रेताओं द्वारा मांगी हुई कीमतों का ज्ञान नहीं ग्राहकों को होता। ग्राहकों की यह अनभिज्ञता भी बाजार की मांग तालिका को प्रभावित करती है। फिर है, जनसंख्या तथा परिवहन सेवाओं में होने वाले परिवर्तन भी मांग तालिका को प्रभावित करते हैं। लास्ट में, बट उससे भी पहले हम आपको मांग तालिका का महत्व इसमें देखते हैं। व्यवहारिक जीवन में मांग तालिका का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मांग तालिका को देखकर उत्पादक अपने माल की किस्म, मात्रा तथा मूल्य निर्धारित करते हैं। एकाधिकारी अपने एकाधिकारी लाभ की अधिकतम करने के लिए मांग तालिका का ध्यान रखता है। कर लगाते समय सरकार भी करों के परिणाम स्वरूप मूल्य में जो वृद्धि या कमी होने वाली है उस प्रवृत्ति को इस तालिका के आधार पर ध्यान में रखती है। इसी प्रकार से बजट का निर्माण जो हमारे देश में होता है वो भी इन मांग तालिकाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और इसी के तहत अब जो हम मांग के नियम को देखेंगे उसमें जो आती है वो है मांग वक्र अथवा मांग रेखा। किसी वस्तु की मांग तालिका को रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया जाता है तो इससे मांग रेखा का निर्माण होता है। मांग रेखा वस्तु के मूल्यों तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्राओं के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। मांग तालिका की तरह से मांग रेखा भी दो तरह की होती है, व्यक्तिगत मांग रेखा तथा बाजार मांग रेखा। यदि हम व्यक्तिगत मांग तालिका, जैसा कि मैंने राम के बारे में आपको बताया था, कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बारे में बताया था, उस राम की तालिका को अगर हम रेखा चित्र पर निरूपित करें तो उससे जो रेखा उभर के आएगी उसको हम राम की मांग रेखा कहेंगे। उसी प्रकार राम, श्याम और मोहन जो तीन उपभोक्ता हैं उन तीनों की व्यक्तिगत मांग तालिका को जोड़ करके हमने बाजार मांग तालिका बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ABCDE जो हमारी स्थिति है उसमें 15, 18, 21, 24 और 27 दर्जन जो संतरे मांगेंगे बाजार की मांग निकली है। अगर उसको हम रेखा चित्र पर निरूपित करें तो उसमें ABCDE बिंदुओं से बनने वाली रेखा मांग रेखा कहलाएगी, अर्थात ये जो मांग रेखा है ये बाजार की मांग रेखा कहलाएगी। इस प्रकार मांग तालिका और मांग रेखा ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और अब इसके लिए धन्यवाद।